इस जो वीडियो का टॉपिक है हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अभी तक जो हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया था, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। तो जब हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक सोर्सेज की कॉस्ट निकल कर आ जाती है तो उसके बाद हम जो है वो एवरेज कॉस्ट, कंपोजिट कॉस्ट जो है वो निकालते हैं कि कंपनी को ओवरऑल जितने टोटल फंड्स लिए हैं, चाहे वो डेट से, चाहे वो इक्विटी से, चाहे वो प्रेफरेंस कैपिटल से, चाहे वो रिटेन्ड अर्निंग से, जिन जिन सोर्सेज से भी वो फंड्स रेज किए हैं, उन फंड्स को मिला के जो है वो ओवरऑल जो है कंपनी को एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही है। तो उस कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए जो टर्म यूज़ किया था दैट इज़ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज, कि इसके और भी नाम है, जैसे हम इसको कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोल सकते हैं। जब हमने टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में बताया था आपको, तो ये कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते थे। अगर आपको कहा जाता है कि कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है तो वो भी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। या आपको कहा जाता है कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है तो आप जो है वो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आप इसको ही कहेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, की ओवरऑल कंपनी को जो है उस जो कैपिटल उन्होंने रेज किया उसकी ओवरऑल कॉस्ट कितनी आ रही है। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग द स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल सोर्स ऑफ फाइनेंस वी कैन कंप्यूट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाय पुटिंग वेट्स टू द स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन प्रपोर्शन ऑफ द वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड्स टू द टोटल। तो कहने का मतलब है कि जब हमने जो है वो स्पेसिफिक जो इंडिविजुअल सोर्सेज हैं, चाहे वो डेट है, प्रेफरेंस है, इक्विटी है, तो उनकी कैलकुलेट कर लिए कॉस्ट, उन डिफरेंट सोर्सेज की कॉस्ट हमने कैलकुलेट करनी है, तो उसके कर ली है, तो उसके बाद हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की इसमें आपको एक वर्ड दिख रहा है वेटेड। तो जब हमने वो वेटेड निकालना है तो हमें वेट्स असाइन करने हैं। तो वेट्स असाइन किए जाते हैं, जितनी भी जो स्पेसिफिक कॉस्ट है डिफरेंट सोर्सेज से, तो उनको वेट्स असाइन किए जाते हैं कि किस प्रपोर्शन में वो जो है उनसे फंड्स रेज किए गए हैं। जो प्रपोर्शन है वेरियस सोर्सेज का, उस प्रपोर्शन के बेसिस पर उनको वेट्स असाइन किए जाते हैं कि टोटल जो फंड्स हैं उन टोटल फंड्स में उनका कितना परसेंटेज है, कितना प्रपोर्शन है, उस प्रपोर्शन के बेसिस पर जो है वो वेट्स असाइन किए जाते हैं। और जो वेट्स हैं, द वेट्स में बी गिवन आइदर बाय यूजिंग द बुक वैल्यू और द मार्केट वैल्यू। की जो वेट्स हैं ये हम बुक वैल्यू के बेस पर भी असाइन कर सकते हैं और मार्केट वैल्यू के बेस पर भी असाइन कर सकते हैं। तो दोनों वेट्स यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास मार्केट वैल्यूज़ के बेस पर निकालना है तो मार्केट वैल्यूज़ को बेस यूज़ कर सकते हैं, और अगर जो है हमें बुक वैल्यूज़ के बेस पर निकालना है तो हम बुक वैल्यूज़ को भी जो है वो बेस वेट्स की फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। बुक वैल्यू वेट्स को भी यूज़ किया जा सकता है। तो दोनों, चाहे वो आप बुक वैल्यू यूज़ कर रहे हैं या मार्केट वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, तो उन दोनों के अपने अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। जैसे बुक वैल्यू है वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है क्योंकि आपके पास उनके रिकॉर्ड्स मेंटेन है, तो रेडीली अवेलेबल है, आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बट दूसरी तरफ जो है वो मार्केट वैल्यू को इसलिए प्रेफर किया जाता है कि उससे जो आपकी कैपिटल है उसकी करंट मार्केट वैल्यू के बारे में पता चलता है, तो उस मार्केट वैल्यू के बेस पे हम जो है वो वेट्स असाइन कर सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है हमारा, तो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंगली या जो आपके पास इंस्ट्रक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंगली आप मार्केट वैल्यू वेट्स या फिर बुक वैल्यू वेट्स के अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए जो हम फॉर्मूला लिखते हैं इसके लिए KW। तो जैसे हम पहले लिख रहे थे डी के लिए डेट के लिए D लिख रहे थे, प्रेफरेंस के लिए P लिखा था, इक्विटी के लिए E लिखा था, और जो है हमने रिटेन्ड अर्निंग्स के लिए R लिखा था। तो वेटेड कॉस्ट है, इसको हम इसके लिए KW भी लिख देते हैं, और साथ में ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है तो इसके लिए KO भी लिख देते हैं। KO या KW एक ही बात है। तो जैसा अगर आपको कहा कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है तो आप KW की जगह KO भी लिख सकते हैं, और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए बोला है तो आप KW लिख सकते हैं। फॉर्मूला इसके लिए टोटल ऑफ XW, X का मतलब है कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फाइनेंस, की जो स्पेसिफिक सोर्सेज से आपने पैसा लिया है, इक्विटी, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस, तो उनकी स्पेसिफिकली कॉस्ट कितनी है, उस कॉस्ट को वेट्स असाइन करने हैं हमने। उन वेटेड पर वेट्स का मतलब है प्रपोर्शन, की उनका जो है वो टोटल में कितना प्रपोर्शन है, कितना परसेंटेज शेयर है, तो उससे मल्टीप्लाई करना है उसका टोटल, और उसके टोटल को जो है वो वेट्स के टोटल से आप डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास जो है वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाती है। इसी से जुड़ा हुआ एक चीज़ और हमारे पास है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ न्यू कैपिटल कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द मार्जिनल वेट्स। तो मार्जिनल वेट्स का मतलब है, या मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है कि अगर हमारे पास जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है उसके अलावा इन फ्यूचर हमें रिक्वायरमेंट है, और उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम जो है कुछ और फंड्स रेज करना चाहते हैं, तो जितने एक्स्ट्रा फंड्स, तो जो नई कैपिटल का मतलब है कि जो एक्स्ट्रा फंड्स आपको चाहिए, जो एग्जिस्टिंग है वो नहीं,
जो आपने और रेज करने हैं। फॉर एग्जांपल कि आपके पास 15 लाख रुपए जो है वो कैपिटल इन्वेस्ट है, बट आपको फर्दर जो है वो 3 लाख रुपए या 5 लाख रुपए और एक्स्ट्रा की जरूरत है, तो वो नई कैपिटल है वो आपकी 3 लाख या 5 रुपए जो आपको एक्स्ट्रा चाहिए, वो 15 लाख को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। हम किसका मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है अगर, तो नई कैपिटल की बात की जाएगी। तो उस नई कैपिटल की वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो उसके मार्जिनल वेट्स की जो आपने मार्जिनल कैपिटल अब उसमें से 3 लाख रुपए लेने हैं, हो सकता है कि आप कह रहे हैं कि 1 लाख हमें इक्विटी से लेना है, 1 लाख प्रेफरेंस से लेना है, 1 लाख हमें जो है वो डेट से लेना है, तो उनके अलग अलग प्रोपोर्शन हो गए। तो उन मार्जिनल वेट्स के को यूज करके हम मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली क्या है कि जो आपकी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसके अलावा एक्स्ट्रा आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो उन फंड्स के लिए जो है वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाली जाती है। जो नई कैपिटल हमने रेज करनी है, जो एक्स्ट्रा फंड्स हमने रेज करने हैं, तो उसको मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है कि अगर हमें एक्स्ट्रा फंड्स की जरूरत है तो उन एक्स्ट्रा फंड्स की एवरेज कॉस्ट है, और वो उसके लिए जो वेट्स हैं उनके मार्जिनल वेट्स असाइन किए जाते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से कर लेते हैं हम सिंपल सा कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करनी है। तो ए फर्म हैज़ द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एंड द आफ्टर टैक्स कॉस्ट फॉर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स यूज्ड। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास दी हुई है। सोर्सेज ऑफ फंड्स उसने बताया कि डेट है आपके पास 15 लाख रुपए के, प्रेफरेंस कैपिटल है 12 लाख रुपए की, इक्विटी शेयर्स हैं 18 लाख रुपए के, रिटेन्ड अर्निंग्स हैं 15 लाख रुपए की, 60 लाख रुपए की टोटल अमाउंट आपने रेज की हुई है। इतने फंड्स हमारे कंपनी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन दी है, बट यहाँ पे हमारे को ये इन्फॉर्मेशन भी इन्होंने पहले से ही दे दी है, तो हमारे लिए काम आसान कर दिया। तो ये प्रपोर्शन वैसे अदरवाइज हमें खुद कैलकुलेट करने होते हैं, आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करनी होती है कॉस्ट, बट यहाँ पर दी हुई है तो काम हमारा आसान हो गया है। तो प्रपोर्शन के लिए कैसे निकालना है कि जो ये क्या बताया था आपको कि इसका कितना % शेयर है टोटल में, तो 15 लाख जो है वो 60 लाख का कितना % बनेगा, तो कैसे निकालेंगे आप, 15 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, तो उससे का जो है वो प्रपोर्शन आ जाएगा 25%। तो ये जो है वो 15 लाख इस टोटल 60 लाख का जो टोटल एवरेज कॉस्ट निकाल रहे हैं ना, कंपोजिट कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो आपको ये टोटल का ध्यान में रखना है। तो ये 15 लाख इस टोटल 60 लाख का कितना % है, तो वो कैसे निकालेंगे, 15 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आपको जब आप इसको सॉल्व करेंगे 25% आ जाएगा। 12 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 20% आ जाएगा। 18 lakhs डिवाइडेड बाय 60 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 100 30% आ जाएगा। 15 lakhs डिवाइडेड बाय 60 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 100 25% आ जाएगा। और ये जो प्रपोर्शन हैं जब आप इनका टोटल करेंगे दैट मस्ट बी इक्वल टू 100। और ये बेसिकली यहाँ पर दिया हुआ है तो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी, बट मैंने फिर भी बता दिया कि ये प्रपोर्शंस आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि जो टोटल है उस टोटल में से देखेंगे कि ये कितना % बनते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, तो उसके लिए इसको आपने इस टोटल से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये प्रपोर्शंस आ गए आपके पास। और यहाँ पर उसने आफ्टर टैक्स कॉस्ट भी हमें दे दी हुई है। तो डेट की आफ्टर टैक्स कॉस्ट 5%, प्रेफरेंस की 10%, इक्विटी की 12%, रिटेन अर्निंग्स की 11%। तो ये जो सेम इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सेम इन्फॉर्मेशन जो है हम जब उसको सॉल्व करना है तो सोर्सेज ऑफ फंड्स हमें चाहिए, अमाउंट चाहिए, प्रपोर्शंस जो है हमें दिए हुए हैं हमने एज इट इज़ लिख लिया है, आफ्टर टैक्स कॉस्ट भी दी हुई है हमने एज इट इज़ लिख ली। तो ये जो प्रपोर्शंस हैं इसके बारे में मैंने बताया था आपको कि ये जो प्रपोर्शंस हैं दैट इज़ वेट्स, वो वेट्स हैं। और यहाँ पर इसमें जो है ये एक्स है, ये जो है आफ्टर टैक्स कॉस्ट जो है वो एक्स आ जाएगी। स्पेसिफिक जो सोर्सेज हैं उनकी जो कॉस्ट है उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास दी हुई थी इन्फॉर्मेशन, ये हमने लिख ली इसमें, डेट का, प्रेफरेंस का, इक्विटी का, रिटेन्ड अर्निंग्स का, वेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी तो हमने वेट्स लिख लिए, और आफ्टर टैक्स कॉस्ट उसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट करना है वो हमने लिख लिया। तो ये मैंने आपको बता दिया था कि वेट्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, इसके लिए हमने फॉर्मूले करें हैं आफ्टर टैक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए कि स्पेसिफिकली डेट की कॉस्ट कैसे निकालनी है, प्रेफरेंस की कैसे निकालनी है, इक्विटी की कैसे निकालनी है, रिटेन्ड अर्निंग्स की कैसे कैलकुलेट करनी है। तो ये सारे फॉर्मूलेज आपको पहले बता दिए गए हैं। तो बट यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें दिए हुए हैं तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम जो है वो डायरेक्टली इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ये जो दो आ गए हैं आपके, तो इससे आप जो है वो कॉस्ट ऑफ वेटेड कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेटेड कॉस्ट हमने कैलकुलेट करनी है। तो वेटेड कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है कि सिंपल सबसे आसान जो शॉर्ट कट मेथड है जिससे आप आसानी से निकाल सकते हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसमें सिंपल आपने 25 जैसे जो प्रपोर्शन है उस प्रपोर्शन का इतना % कैलकुलेट कर देना है, यानी कि 25 का 5% कैलकुलेट कर देना। तो 25 का 5% मीन्स 25 × 5 डिवाइडेड बाय 100, या फिर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो 25 मल्टीप्लाई का साइन डिवाइड 25 मल्टीप्लाइड
5 और परसेंटेज का साइन दबाएंगे तो आपके पास 1.25 आ जाएगा। या फिर जैसे भी आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, मेरा कहने का मतलब कि 25 का 5% निकालना है तो 25 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100 तो 1.25। 20 का 10% सामने बहुत आसान है, 20 का 10% यहाँ पे निकलता हुआ दिख रहा है आपको 2, अभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 30 का 12% 3.60, 25 का 11% 2.75। अब ये जो वेटेड कॉस्ट आ गई है, इस वेटेड कॉस्ट का जस्ट आपको सिंपल टोटल करना है तो 1.25 प्लस 2 प्लस 3.60 प्लस 2.75 तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गई है आपके पास 9.60। तो इस तरह से जो है वो सिंपल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट आपको क्या करना है, जो मेन है आपका इशू की प्रपोर्शन निकालना है ठीक ढंग से, फिर उसकी आफ्टर टैक्स कॉस्ट निकालनी है। बट यहाँ पर हमें दिया हुआ था, प्रपोर्शंस भी दिए हुए थे, आफ्टर टैक्स कॉस्ट, दोनों चीज़ें हमारे पास जो है वो पहले से ही दी हुई थी तो हमने जो है वो उन्हीं का इस्तेमाल कर लिया। ये प्रपोर्शन हमने यहाँ पर लिख दिए, आफ्टर टैक्स कॉस्ट दी थी वो हमने यहाँ पर लिख दी, और उसके बाद इसका इतना परसेंट कैलकुलेट किया तो ये आ गया, इसका 20 का 10% कैलकुलेट किया ये आ गया, 30 का 12% कैलकुलेट किया 3.60 आ गया, 25 का 11% कैलकुलेट किया 2.75 आ गया, और इन सब का जब आप टोटल करेंगे तो ये 9.60 ये आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गई। KW भी लिख सकते हैं, KO भी लिख सकते हैं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये है हमारा कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, थैंक यू।